नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। मित्रों, जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो हम पेपर करवा रहे हैं उसमें मंडी परिषद के पेपर कल करवाए थे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो उसको आज फिर सेकंड पार्ट में लेकर आए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है यानी कि कार्य जारी है, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही है तो वहां भूत का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो जो क्रिया अभी हो रही यानी कि काम चल रहा है, तो ये रहा है रही है जो है किसमें जब आ जाए तो आप ये समझिए कि ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये और कार्य वर्तमान में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। अगला प्रश्न है साथियों, चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष की पहचान है क्या, इसमें कारक आते हैं, कारक आते हैं तो ये तत्पुरुष समास होता है। और द्वंद्व में योजक चिन्ह आते हैं, और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दशानन। ठीक, तो चरण कमल में क्या है साथियों, यहाँ पर कर्मधारय समास है। कमल चरण जो है कमल से तुलना की गई है, तो तुलनात्मक वाला समास कौन सा होता है, ये होता है कर्मधारय। अगला प्रश्न है मित्रों, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए है ने प्लस अन, ऑप्शन बी है ने प्लस अयन, ऑप्शन सी है ना प्लस अन, ऑप्शन डी है नय प्लस अन। तो नयन का संधि विच्छेद शुद्ध क्या है, ने प्लस अन जो है ये नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। और इसमें संधि कौन सी है मित्रों, इसमें अयाधि संधि है, अयाधि संधि। ठीक, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए है गुंडा, ऑप्शन बी है सालवती, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है मछुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी जो है साथियों, ये है ग्राम। कौन सा है, ग्राम इनकी पहली कहानी है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, ऑप्शन बी है कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, और ऑप्शन सी है मेरे पत्र पर ध्यान दें कृपया, ऑप्शन डी है कृपा करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। तो इसमें सही क्या है, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न है मित्रों, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। ऑप्शन ए है मित्रों सबरी, ऑप्शन बी है महाप्रस्थान, ऑप्शन सी है संशय की एक रात, ऑप्शन डी है प्रवाद पर्व। तो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है, यह है प्रवाद पर्व। कौन सी है, प्रवाद पर्व। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है वह सारी रात भर पढ़ता रहा, ऑप्शन बी है वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन सी है वह रात भर पढ़ता रहा, ऑप्शन सी है पढ़ता रहा वह सारी रात भर। तो आप लोग भी सारी रात पढ़ते हैं, तो इसमें सही क्या होगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। इसमें भी शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। ऑप्शन ए है तुम तुम्हारा काम करो, ऑप्शन बी है तुम तुमका काम करो, ऑप्शन सी है तुम तेरा काम करो, ऑप्शन डी है तुम अपना काम करो। जब आप किसी काम में बहुत व्यस्त होते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है या कुछ बोलता रहता है बीच बीच में, तो आप झुझला उठते हैं और क्या बोलते हैं, तुम अपना काम करो यार, डिस्टर्ब मत करो। तो ये क्या है, तुम अपना काम करो जो है, इसमें बिल्कुल ये सही है। ठीक, कि ये कहते हैं तुम तुम्हारा काम करो, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए है मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ऑप्शन बी है मैंने गुरुजी को दर्शन किया, ऑप्शन सी है मैंने गुरुजी को दर्शन किए, ऑप्शन डी है मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा,
मैंने गुरु जी के दर्शन किए। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन ए है घर पर सब ठीक ठाक होंगे, ये ठाक है, घर पे सब ठीक ठाक होंगे। ऑप्शन बी है घर में सब ठीक ठाक होंगे। ऑप्शन सी है घर में सब ठीक ठाक होएंगे। ऑप्शन डी है घर को सब ठीक होंगे। तो इसमें शुद्ध क्या है, घर में घर पर सब ठीक ठाक होंगे। अब उम्मीद किया जाता है ना घर पर सब ठीक ठाक होंगे, जब आप घर से बाहर रहते तो यही उम्मीद करते हैं ना, कि उम्मीद करते हैं घर पे सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये उम्मीद पहले किया जाता जब पत्र का जमाना था, अब तो आदमी हालचाल ले लेता है हेलो हाय करके। अगला प्रश्न है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए है संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन बी है हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन सी है सामान्य वर्तमान। ऑप्शन डी है आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल का मतलब जो काम अभी जल्दी ही पूरा हुआ हो और बीत गया हो, वो आसन्न भूतकाल होता है। और इसमें क्या है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। इसमें है साथियों हेतु मध्य भूतकाल। तो हेतु का मतलब क्या होता है, जैसे ये हेतु जो लिखा रहता है इसका एक अपने में अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कारण। तो जब किसी कारणवश कोई कार्य आपका ना पूरा हो या खराब हो जाए तो वहां पर होता है भूतकाल। कौन सा? हेतु मत भूतकाल होता है। अगर ये समय पर पहुंच गए होते तो इनकी गाड़ी नहीं छूटी होती ना, तो इसमें कारण आ गया ना, तो इसमें क्या होगा, हेतु मत भूतकाल। अगला प्रश्न है, अब सीता चलने लगी। अब सीता चलने लगी वाक्य में कौन सा पक्ष भेद है? इसमें वाक्य का कौन सा पक्ष भेद है? ऑप्शन ए है प्रगति द्योतक पक्ष। ऑप्शन बी है आरंभ द्योतक। ऑप्शन सी है पूर्ण द्योतक। ऑप्शन डी है क्या है ये, सतपद द्योतक। तो अब सीता चलने लगी, तो जैसे अब सीता चलने लगी मतलब आरंभ हो गया कोई काम, तो इसमें क्या होगा, आरंभ द्योतक पक्ष होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, जरा मेरी सहायता कीजिए। जरा मेरी सहायता कीजिए, इस वाक्य में वृत्ति का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है विद्यार्थ। ऑप्शन बी है निश्चयार्थ। ऑप्शन सी है संदेहार्थ। ऑप्शन डी है संकेतार्थ। तो संकेतार्थ कौन सी होती है? जब कोई चीज इशारा किया जाए, संकेत दिया जाए, यह मेरी कलम है, यह मेरी ही कलम है, तो इसमें संकेतार्थ वृत्ति होगी। तो जरा मेरी सहायता कीजिए, इसमें किस प्रकार की वृत्ति है साथियों? इसमें विद्यार्थ वृत्ति है। कौन सी है? विद्यार्थ वृत्ति। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो श्रोता, वक्ता अथवा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी है मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि रोको मत आप चला जाएगा, या मत छेड़ो आप चला जाएगा। ठीक, तो ये निजवाचक होता है। और अनिश्चयवाचक होता है कि कोई आया है और कुछ लाया है, तो ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और इसमें जो वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति के स्थान पर आता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है मित्रों? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है जिसमें का के की रा रे री आ जाए, जिसमें रा रे और री, का के और की आ जाए, ये संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, वाक्य में कौन सा भेद है? इस वाक्य में कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन बी है सरल वाक्य। ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। तो पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, तो जो है संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? जब दो सरल वाक्य जुड़ते हैं कि, ताकि, परंतु, इसलिए से जुड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। तो ये जो है इसमें इसलिए से ये शब्द जो है ये वाक्य दोनों जुड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा साथियों। कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य होगा।
और मिश्र वाक्य की पहचान है कि जब एक कार्य दूसरे पर निर्भर करे, एक कार्य दूसरे पर निर्भर करे, जैसे यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो पहला दूसरे पे जब निर्भर करता है तो वहां पर होता मिश्र वाक्य होता है। और सरल वाक्य की पहचान होती है एक वाक्य और एक विधेय। सरल वाक्य की पहचान क्या है? एक वाक्य और एक विधेय, एक विधेय, ये सरल वाक्य की पहचान होती है। अगला प्रश्न मित्रों, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इकहरा उद्धरण, ऑप्शन बी है दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी है विस्मरण। तो विवरण चिन्ह क्या होता है? जब ऐसे आप लगाते हैं एक पाई और दो बिंदी रखते हैं, ये होता विवरण चिन्ह की आगे हम विस्तार में कुछ इसका विवरण दे रहे हैं, तो ये विवरण चिन्ह होता है। और उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जब ऐसे लगा होता है एक पाई और दो पाई, तो यही एक इकहरा उद्धरण दे रहा है और दोहरा उद्धरण। तो जब किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देते हैं तो वहां पर साथियों इकहरा उद्धरण होता है, एक ही होता है, ऐसे ऐसे, ठीक। और जब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष जैसे इमारत की बात कही हो, उसको चिन्हित करना हो, तो वहां पर क्या होता है? यहाँ पर शब्द या अक्षर की बात की है इसलिए इकहरा रहेगा। और अगर किसी शब्द या किसी व्यक्ति स्पेशल की बात होती है तो वहां पर क्या रहता है? दोहरा रहता है, ये वाला ऐसे ऐसे बंद रहता है, ठीक। अगला प्रश्न है, कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ है? कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे क्या होते हैं साथियों? मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम लोग, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग होता है। और लोकोक्तियां जो होती हैं, लोगों द्वारा कही गई उक्तियां होती हैं, बातें होती हैं, इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। तो कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है निराश होना, ऑप्शन बी है जीत जाना, ऑप्शन सी है कमर टूट जाना, ऑप्शन डी है चोट लगना। तो कमर टूटना वो वाली नहीं है गिर के कमर तोड़ लिए, आम तोड़ रहे थे, वो वाली नहीं है। ये कमर टूटने का मतलब कि आप कोई काम कर रहे थे और उससे निराश हो गए, कमर टूट गया, अब मेरी इच्छा नहीं है इस काम को करने का। तो कमर टूटने का सही अर्थ क्या है? निराश होना। अगला प्रश्न मित्रों, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सर दर्द होना, ऑप्शन बी है पसंद करना, ऑप्शन सी है गुस्सा करना, और ऑप्शन डी है असंतोष प्रकट करना। तो जब आप किसी काम से असंतुष्ट होते हैं तो आप जो है माथे पर बल देते हैं कि यार ये काम बना नहीं, अब क्या करें। तो मतलब आप जो है असंतुष्ट रहते हैं, असंतोष प्रकट करते हैं, माथे पर बल देते हैं, कोई दूसरी बुद्धिचित जो है ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 8-8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ है? 8-8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पछताना, ऑप्शन बी है बहुत अधिक विलाप करना, ऑप्शन सी है आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन डी है गिन चुन कर रोना। तो कोई आंसू गिन पाएगा कितने आंसू गिर रहे हैं? ये क्रम से तो आते नहीं, अब एक आंसू, दो आंसू, तीन आंसू, ऐसे तो आंसू गिरते नहीं। जब आदमी बहुत विषाद में होता है, बहुत दुख की घड़ी में होता है, तभी तो आंसू आते हैं। तो 8-8 आंसू रोने का मतलब क्या होता है साथियों? पछताना होता है कि आप बहुत पछता रहे हो, सर पीट रहे हो, बहुत रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, आप बहुत पछता रहे हो अपने किए कृत्य से, ठीक। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अच्छा व्यक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ख धनी, ऑप्शन सी है सोच समझ कर करना, ऑप्शन डी है कठोर व्यक्ति। तो कठोर व्यक्ति कौन होता है? जो जल्दी पसीजता नहीं है, वो कठोर व्यक्ति होता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा का मतलब ये जो है मूर्ख किंतु धनी होता है, मूर्ख किंतु धनी, जो धनी और मूर्ख हो, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया, भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है साथियों? ऑप्शन ए है इंडिया इज मेड सेल्फ सफिशिएंट इन द ग्रेन सेक्टर, ऑप्शन बी है इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलायंट इन द ग्रेन सेक्टर, ऑप्शन सी है इंडिया वाज मेड डिपेंडेंट इन द ग्रेन सेक्टर, ऑप्शन डी है इंडिया वाज मेक सेल्फ रिलायंट इन द
ग्रेन सेक्टर। तो भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, इसका सही अनुवाद क्या है? इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलायंट इन द ग्रेन सेक्टर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। अगला प्रश्न है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। आप लोग राजीव श्रीवास्तव वाली कॉमेडी देखे थे कि नहीं, कि मैं बम हूं आऊं फट लूं, ऐसे वाला। तो ऐसा लगा मानो बम फटा। तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इनका कहीं भी प्रयोग करेंगे तो ये जो है वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पर जिसका प्रयोग करेंगे जो अव्यय रहेगा, जैसे था एक अव्यय है, अब इस था को किसी भी वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, इसके रहने ना रहने से जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसका वाक्य अव्यय कौन है? ऑप्शन ए है स्वरूप बोधक, ऑप्शन बी है संकेत बोधक, ऑप्शन सी है उद्देश्य बोधक, ऑप्शन डी है कारण बोधक। तो ऐसा लगा मानो बम फटा हो या कैसा वाक्य है साथियों? ये कैसा अव्यय है? स्वरूप बोधक अव्यय है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ऑप्शन बी है छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ऑप्शन सी है युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ऑप्शन डी है ये बनाता है, ऑप्शन डी है साधनों का विकास करने होंगे। तो साधनों का विकास करना होगा, अगर होता तो ये सही होता। और इसमें सही क्या है? युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें भी शुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए है माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, ऑप्शन बी है माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, ऑप्शन सी है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, और ऑप्शन डी है माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो यहाँ शब्दों का खेल है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसको अगर आप पहचानेंगे में, पर, की और से, तो आप वाक्य सही जो है कर पाएंगे। तो माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, यह बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? ऑप्शन ए है कवितावली, ऑप्शन बी है विनय पत्रिका, ऑप्शन सी है कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी है दोहावली। तो इसके साथ इनके ये रचनाएं भी याद कर लीजिएगा, ये इनकी रचनाएं हैं। इसमें ब्रज भाषा में कौन सा है? ये कवितावली जो है साथियों, ये ब्रज भाषा में है। ठीक, अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इनमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ऑप्शन ए है कन्नौजी, ऑप्शन बी है मेवाती, ऑप्शन सी है बघेली, ऑप्शन डी है मगही। तो ये मगही साथियों ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही और मैथिली, मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी। ठीक, और बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है साथियों। बघेली, अवधी, अवधी, और एक है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। और ये मेवाती जो है साथियों ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आता है। किस बोली के अंतर्गत आता है? राजस्थानी बोली के अंतर्गत। राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? ये मेवाती। और ये बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी। और मगही जो है ये बिहारी हिंदी। और इसमें पश्चिमी हिंदी पूछा गया है, तो कन्नौजी जो है साथियों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आतुकांत शैली में लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आतुकांत शैली में लिखी गई है मित्रों? ऑप्शन ए है कानन कुसुम, ऑप्शन बी है करुणालय, ऑप्शन सी है प्रेम पथिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कौन सी काव्य रचना है जो आतुकांत शैली में लिखी है? यह है प्रेम पथिक। कौन सी है साथियों? प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है मित्रों,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? ये मैथिली शरण गुप्त कृत कौन सी इसमें नहीं है? ऑप्शन ए है जयद्रथवत, ऑप्शन बी है यशोधरा, ऑप्शन सी है नील देवी, ऑप्शन डी है साकेत। तो ये नील देवी साथियों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है हरिश्चंद्र। ठीक, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है भारतेंदु द्वारा रचित है, मैथिली शरण द्वारा रचित नहीं है। ठीक, तो मित्रों प्रश्न जो है खत्म हुए। इस परीक्षा से जितने भी प्रश्न थे मंडी परिषद से 2019 में जो परीक्षा कराई गई थी यूपी SSSC द्वारा, उससे सारे प्रश्न खत्म हुए। अब कल हम आपके लिए कराएंगे चकबंदी लेखपाल का पेपर, तो आप लोग जो है क्लास में टाइम से आइएगा। ठीक, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।